नमस्कार दोस्तों, बिंदास बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश के वोरा। एक बात अब धीरे धीरे राजनीति में और एनडीए के अंदर क्लियर होती जा रही है कि नीतीश और नायडू अब बिल्कुल और बिल्कुल पक्के रूप से एनडीए के मेंबर बन चुके हैं। जहां तक मैं सोचता हूं, एक विश्लेषक होने के नाते या साइकोलॉजी को पढ़ने के नाते, तो नीतीश और नायडू ने अपने अपने रास्ते चुन लिए हैं। उनमें किसी भी बदलाव का कोई एक एक्सपेक्टेशन, आशा, आशंका अब दिखाने के मुझे कोई कारण नजर नहीं आते, और मैं उस लाइन पर जाना भी नहीं चाहता। दरअसल नीतीश ने और नायडू ने सांप्रदायिक राजनीति को एम्ब्रेस कर लिया है, यानी कि गले से लगा लिया है। और भारतीय राजनीति में अब भगवा सांप्रदायिकता के दो नए ध्वजवाहक हैं। ध्वजवाहक कहते हैं बेसिकली फ्लैग बेरर्स। जैसे ओलंपिक में आपका जो इंडियन कॉन्टिजेंट है या किसी भी देश का जो कॉन्टिजेंट होता है, उसका जो आगे एक व्यक्ति जो फ्लैग लेके लीड करता है अपने कॉन्टिजेंट को, उसको ध्वजवाहक कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने ये कैसे कह दिया कि ये भगवा सांप्रदायिकता के नए ध्वजवाहक हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। जो इवेंट्स होती हैं, जो हालात होती हैं, वो इस बात को प्रूव करती हैं, हर हाल में प्रूव करती है कि अल्टीमेटली आपका चरित्र क्या है। देखिए, बीजेपी ने अपने दांत पहले दिखा दिए थे कि मैं 80-20 हूं। उसको योगी महाराज ने ओपनली जाहिर कर दिया था कि मैं 80-20 हूं। 80-20 का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि 80% जो हिंदू है और 20% में बाकी सब आते हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं। और सीधा कह दिया कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है। श्रीलंका ने भी 80-20 किया था राजापक्षे ने, जो देश छोड़कर भागा था। यानी कि हमें तो सिर्फ बुद्धिस्टा चाहिए, हमें बुद्धिस्टा वोट चाहिए। हमें हिंदू तमिलियंस जो कि वहां पर थे सारे के सारे, जिसमें हिंदू तमिलियन भी थे, मुस्लिम तमिलियन भी थे, क्रिश्चियन तमिलियन भी थे, अधिकतर हिंदू तमिलियन थे श्रीलंका में। हमें उनके तमिलियंस के वोट नहीं चाहिए। और 80-20 में वहां पे एंड में रिजल्ट क्या हुआ कि श्रीलंका बर्बाद हो गया। श्रीलंका बर्बाद हो गया और राजापक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। वही 80-20 इंडिया में आया, नंगे रूप में आया। कुछ लोग ऐसे थे इस इंडियन सो कॉल्ड 80-20 में, जो सेकुलरिज्म का क्या कहते हैं कि एक शॉल ओढ़कर बैठे हुए थे, एक मुखौटा लगा के बैठे हुए थे कि हम तो सेकुलर हैं, हम मुसलमानों के सहयोगी हैं, हम अल्पसंख्यकों के सहयोगी हैं, हम दलितों के, पिछड़ों के सहयोगी हैं। और उसमें सबसे प्रमुख जो व्यक्ति, जो सांप्रदायिक राजनीति का और भ्रष्ट राजनीति का सबसे बड़ा ध्वजवाहक था, वो था नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लोग कहते रहे कि ये आदमी सांप्रदायिक नहीं है। ये आदमी सांप्रदायिक है। वो कहते थे ये भ्रष्ट नहीं है। अगर वो भ्रष्ट नहीं है तो बिहार में भ्रष्टाचार की गंगा, जमुना, त्रिवेणी कैसे बनी हुई है सारी की सारी। रोज पुल गिरते हैं। अभी तो हालात ये हैं कि वहां पर पुल बना दिया जहां पर ना नदी है, ना नाला है, ना सड़क है, ना प्लान है, पुल बना दिया साहब। अब पिक्चरें आई हुई इसकी। तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री के ध्वजवाहक कौन है? नीतीश कुमार। अब एक मौका चाहिए था जहां पर लोगों के सामने नीतीश के और दूसरे नायडू के दांत बाहर आते। वो नायडू जो पानी पी पी कर कस्में खा रहे थे, जब मोदी ने उनको बेनकाब किया था और उठाकर फेंक दिया था चंद्रबाबू को कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन राजनीतिज्ञों की जो इस सारी की सारी क्या कहते हैं कि जो प्रतिज्ञाएं हैं, वो कितनी कच्ची होती हैं, कितनी फिकल होती हैं, ये आपके सामने है। और अब कम से कम एक चीज बड़ी क्लियर हो गई अच्छे ढंग से
कि नायडू और नीतीश ने भगवा ओढ़ लिया है। अब वो सिर्फ साथी नहीं है, आप ये कहो कि ये कभी छोड़कर निकल जाएंगे, नहीं जाएंगे भाई, ये नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। इन्होंने भगवा ओढ़ लिया है। दरअसल अब ये सैफरॉन फ्लैग बेरर्स हैं, सांप्रदायिकता के फ्लैग बेरर्स हैं। 11% की मुसलमानों की आबादी आंध्र प्रदेश में, तो वहां पर साफ सुथरे शब्दों में चंद्रबाबू नायडू ने अपनी जनता को बोल दिया, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और नीतीश ने बोल दिया, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब कैसे, ये प्रूफ कैसे आता है? संसद में बिल आता है वक्फ बोर्ड के ऊपर संशोधनों का, 40 संशोधन है, और सारे के सारे मुस्लिम्स उसका विरोध कर रहे हैं, अखिलेश विरोध कर रही है, और साथ में आपके कांग्रेस ने विरोध किया है, इवन मायावती ने विरोध किया है, सबने विरोध किया है कि भाई बिना कंसल्टेशन के आप कैसे आगे बिल को लेके रात को आते सुबह कहते बिल पेश कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर। अब यहां पर मैंने एक प्रोग्राम भी किया था अपने चैनल पर न्यूज टाइम पर कि यहां पर आपको नीतीश और नायडू के असली दांत नजर आ जाएंगे। मैं पहले से कह रहा हूं कि ये दोनों व्यक्ति अनप्रेडिक्टेबल हैं, ये इंडिया गठबंधन का साथ नहीं देंगे, ये एनडीए में ही रहेंगे। ये दरअसल धोखेबाज हैं दोनों के दोनों, और ये धोखा करके अपनी सत्ता को मजबूत कर रहे हैं, और दोनों अपनी जिंदगी की आखिरी पारी खेल रहे हैं। नायडू की उम्र 70 से ज्यादा है, बल्कि ऑलमोस्ट 73-74 वर्ष की है। नीतीश की आयु भी तो 73-74 के आसपास की है। तो अगले 5 साल दोनों गुजार लेंगे, जैसे भी करके तैसे भी करके। बिहार में तो इलेक्शन है, लेकिन नीतीश जीत जाएंगे वहां पर, क्योंकि बीजेपी के भगवा संस्कृति को उन्होंने ओढ़ लिया, उसका शॉल अब ले लिया उन्होंने पूरी तरह से। और सामने चूंकि तेजस्वी बहुत कमजोर है, वहां पर लालू बहुत कमजोर है। और मैं पहले से कहता आया हूं कि बिहार के अंदर कांग्रेस को लीड लेनी होगी, भले उसके पास लीडरशिप ना हो, भले वो सारे लालू के पैरों में जाके बैठे। अगर जो लालू के पैरों में जाकर बैठने वाले व्यक्ति हैं कांग्रेस के, तो उनको उठा के कहो, भाई साहब आप लालू की पार्टी ज्वाइन कर लो, वो तो ना खुद जीतेंगे ना जीतने देंगे। कई बार ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार में अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव कम है, और नीतीश के या नीतीश चाचा के रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा है, उनका भला ज्यादा चाहते हो। मुझे नहीं समझ आता कि तेजस्वी और नीतीश के अंदर से डील क्या है। ये आदमी कभी उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करता है। राजनीति में आप किसी की आलोचना नहीं करते, आप किसी को कुछ कहते नहीं है, नीतीश चाचा है, नीतीश चाचा है। भाई वो वापिस आने वाला नहीं है, बूढ़ा आदमी। उसने फैसला करके अब वो क्या कहते हैं कि संसद में भगवा ओढ़ लिया है। लल्लन सिंह चीख चीख कर कह रहे थे संसद में, इसके ऊपर वक्फ बिल के ऊपर हम पूरी तरह से इसकी सपोर्ट में है, बीजेपी के पूरी सपोर्ट में है, हम इस बिल के सपोर्ट में है, सारे संशोधनों के सपोर्ट में है। वो भूल गए कि वहां पर 20-21% मुस्लिम मतदाता पे हैं। लेकिन बात बड़ी क्लियर थी नीतीश की कि अब वो बीजेपी की 80-20 पे चल रहे हैं। मैं एक बात फिर से कह दूं, मैं भले ही अलग लाइन से सोचता हूं, लेकिन अभी तक भगवान की दया से जो मैंने कहा है वो सत्य ही साबित हुआ है। नीतीश जैसे आदमी कभी अगर पलटी मारकर आ भी जाएं, तो मुझे लगता है कि उनको बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन धोखेबाजों के सहारे सत्ता नहीं बना सकता, और ना ही बनानी चाहिए, ना ही नायडू के सहारे पर सत्ता बनानी चाहिए। अब ये लोग सांप्रदायिक हैं, कम्युनल माइंडेड हैं, दे आर फर्मली इन द बिलीफ ऑफ 80-20 राइट नाउ। जो व्यक्ति इंडिया गठबंधन को धोखा दे सकता है, उसका प्रणेता बनकर, आपको क्या लगता है कि वो आदमी दोबारा से आपके पास आएगा? नहीं, उसे सत्ता चाहिए। एक्चुअली मोदी से ज्यादा ग्रीडी, सत्ता का ग्रीडी जो होता है, सत्ता की हवस होती है। मोदी को जितनी हवस है सत्ता की, उससे ज्यादा हवस नीतीश कुमार को है। और जो सेकुलरिज्म का मुखौटा है उसका, कि मैं तो सेकुलर हूं, और मैं तो पिछड़ों के साथ हूं, दलितों के साथ हूं, और जो साथ में अल्पसंख्यक है उनके साथ में, ये धोखा दे रहे हैं। इन्होंने पिछले 20-30 सालों से इनको धोखा दिया है। भारतीय राजनीति का अगर सबसे बड़ा कोई व्यक्ति जिसने भारत के सेकुलरिज्म को धोखा दिया है, तो उसका नाम नीतीश कुमार है। भारतीय सेकुलरिज्म को जिसने सबसे ज्यादा धोखा दिया है, उसका नाम चंद्रबाबू नायडू है। आप यकीन मानिए। और संसद में आज दोनों ने, टीडीपी ने भी
और जेडीयू ने इस बात को साबित कर दिया, कल संसद में इस बात को साबित कर दिया कि हम कम्युनल फोर्सेस के साथ हैं, हम सांप्रदायिक के साथ हैं। टू हेल विद मुस्लिम वोट्स, वी डोंट नीड इट। और हम जो भी अमेंडमेंट आ रहे हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, बिल के अंदर, हम उसका आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके समर्थन करेंगे और चीख चीख कर समर्थन करेंगे। तो नीतीश और नायडू ने अब पूरा भगवा ओढ़ लिया है। इनसे उम्मीद मत कीजिए ये आपको साथ देंगे। ये इंडिया गठबंधन के साथी नहीं बन सकते और ना ही इन्हें बनाएंगे कभी आप। तो भगवा सांप्रदायिकता के नए ध्वजवाहक, न्यू कम्युनल माइंड और न्यू कम्युनल फेसेस ऑफ इंडिया इज राइट नाउ नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू। सेलिब्रेट कीजिए। भारत की भगवा सांप्रदायिकता की कम्युनल ब्रिगेड बढ़ती चली जा रही है। उनके पास नेता लोग बढ़ रहे हैं और उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। शुक्रिया आपका।